Welcome to the RK Science PG College. My name is Dipendra Singh Goyal and I will teach you paper 5th Biochemistry. Paper 5th Biochemistry. ठीक है, तो बायोकेमिस्ट्री से हम क्या समझते हैं? बायोकेमिस्ट्री एक जो लाइफ साइंस है उसी का एक फील्ड है जिसके बारे में हम इसकी स्टडी करते हैं। तो बायोकेमिस्ट्री को जो हम दो वर्ड में तोड़ते हैं, इसको वर्ड में तोड़ो तो ये होता है बायो प्लस केमिस्ट्री। बायो प्लस केमिस्ट्री। तो हम बायो केमिस्ट्री को कैसे समझेंगे? बायोकेमिस्ट्री इज द फील्ड ऑफ लाइफ साइंस जहाँ पर हम जो केमिस्ट्री होती है बायोलॉजिकल सिस्टम में उसके बारे में स्टडी करते हैं, तो उसे हम कहते हैं बायोकेमिस्ट्री। तो केमिस्ट्री से हमारा मतलब क्या है? ये तो समझ आया कि केमिस्ट्री बायोलॉजिकल सिस्टम, बट व्हाट इज केमिस्ट्री? तो केमिस्ट्री से हमारा मतलब है जो भी बायोलॉजिकल सिस्टम में जो रिएक्शंस होती हैं उन सभी के बारे में हम इसमें स्टडी करते हैं। और रिएक्शन कुछ एलिमेंट्स होते हैं उनके कारण होती है, इसीलिए उसमें केमिस्ट्री जैसे कि कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर और फास्फर, जो ये केमिकल्स होते हैं, ये जो एलिमेंट होते हैं, ये सब आपस में मिलकर केमिकल रिएक्शन करते हैं। तो बायोकेमिस्ट्री में हम इन्हीं के कंपोजिशन, इन्हीं की प्रॉपर्टीज, इनसे क्या मिलकर बने होते हैं, इनका क्या फंक्शन होता है, उन सब के बारे में इसकी स्टडी करते हैं। तो जो ये कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर और फास्फोरस है, जो ये केमिकल्स होते हैं, ये हमारी बॉडी में अलग अलग जैसे कि बायोमोलिक्यूल्स, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, लिपिड, विटामिन, इन सभी का फॉर्मेशन करते हैं। ये किन किन का फॉर्मेशन करते हैं? ये करते हैं कार्बोहाइड्रेट, ये करते हैं लिपिड, ये करते हैं न्यूक्लिक एसिड, ये करते हैं विटामिन, ये करते हैं प्रोटीन। इन सभी को हम क्या कहते हैं? बायोमोलिक्यूल, बायोमोलिक्यूल्स। ठीक है, जैसे हमें पता है कि जो बायोमोलिक्यूल्स होते हैं वो हमारी बॉडी के लिए सबसे इम्पोर्टेंट है, मतलब असेंशियल होते हैं। तो हम इनको बोलते हैं बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ लाइफ। ठीक है, तो जो ये केमिकल्स हैं, ये एलिमेंट्स हैं, इन सब के कारण कार्बोहाइड्रेट बनता है, लिपिड बनता है, न्यूक्लिक एसिड, विटामिन और प्रोटीन का फॉर्मेशन होता है। जब ये सारे बन जाते हैं तो हमारी बॉडी में इन्हीं के कारण डिफरेंट फंक्शन होते हैं, तो इन्हीं को हम कहेंगे बायोमोलिक्यूल्स, और ये बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ लाइफ होते हैं। ठीक है, तो ये बायोमोलिक्यूल्स हैं, इन सब की प्रॉपर्टीज, इनके फंक्शन, इनके जो इंपॉर्टेंस है, उन सब के बारे में हम कहाँ स्टडी करते हैं? बायोकेमिस्ट्री में। तो हमें बायोकेमिस्ट्री की डेफिनेशन का पता चल गया कि बायोकेमिस्ट्री इज अ फील्ड ऑफ लाइफ साइंस। कहाँ की फील्ड? लाइफ साइंस। सो बायोकेमिस्ट्री इज अ फील्ड ऑफ लाइफ साइंस जहाँ पर हम केमिस्ट्री इन बायोलॉजिकल सिस्टम में स्टडी करते हैं, बायोकेमिस्ट्री कहलाती है। तो केमिस्ट्री हो गई ये एलिमेंट्स, तो इन सब के कारण जो ये कंपाउंड्स बने, ये कार्बोहाइड्रेट, लिपिड, न्यूक्लिक एसिड और विटामिन, प्रोटीन, जो ये बायोमोलिक्यूल्स हैं, हम सब इन्हीं के बारे में स्टडी करते हैं। इनका फॉर्मेशन कहाँ होता है, क्या क्या इनकी केमिकल रिएक्शन होती है, उन सब के बारे में हम बायोकेमिस्ट्री में स्टडी करते हैं। ठीक है, तो हम आगे पढ़ेंगे कि जो ये कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और ये एलिमेंट्स होते हैं, ये 25 to 26 जो डिफरेंट टाइप्स के एलिमेंट्स होते हैं, ये हमारी बॉडी के लिए रिक्वायरमेंट होते हैं। ठीक है, जिनमें से कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन, ये 96% तक एलिमेंट होते हैं जो हमारी बॉडी में पाए जाते हैं। मतलब जो इनका रेशो होता है और एलिमेंट्स के तुलना में इनका ज़्यादा इम्पोर्टेंस होता है। और बाकी के जो सल्फर, फास्फोरस, कैल्शियम और जो पोटेशियम होता है, इनका 3% होता है, और बाकी जितने भी बच गए रेस्ट, इनमें 1% होता है। तो इसमें जो हमारी बॉडी है उसमें इन्हीं बायोमोलिक्यूल्स में जो ये एलिमेंट्स है, इनका कंपोजिशन कुछ इस प्रकार से होता है। ठीक है, तो जो इन एलिमेंट्स के कारण जो भी बायोमोलिक्यूल्स बने हैं, हम उनकी प्रॉपर्टीज, उनका फॉर्मेशन और उनकी इम्पोर्टेंस, उन सब के बारे में स्टडी करेंगे। ओके, बायोकेमिस्ट्री की एक अलग फील्ड आती है जिसको बोलते हैं बायो एनर्जेटिक्स।
जब बायो एनर्जेटिक्स को भी हम दो पार्ट में तोड़ेंगे तो ये टूटेगा बायो एंड एनर्जी। मतलब इससे क्या मतलब, जो ये फील्ड है ये बायोकेमिस्ट्री का फील्ड है, इसके नाम से पता चल रहा है कि ये बायो एनर्जेटिक्स मतलब एनर्जी इन बायोलॉजिकल सिस्टम। ठीक है, तो जो बायो एनर्जेटिक्स है हम उसमें किसी भी रिएक्शन का डेल्टा जी और उसकी एनर्जी इन सब के बारे में गिव्स, डेल्टा जी को हम बोलते हैं गिव्स फ्री एनर्जी। तो बायो एनर्जेटिक्स में हम गिव्स फ्री एनर्जी मतलब डेल्टा जी का उसका इम्पोर्टेंस के बारे में पढ़ते हैं। तो डेल्टा जी किसी भी केमिकल रिएक्शन होगी या नहीं होगी ये किस पे डिपेंड करता है, डेल्टा जी पे। अगर डेल्टा जी का मान नेगेटिव हुआ तो रिएक्शन कैसी होगी, स्वतः होगी। ठीक है, अगर डेल्टा जी का मान पॉजिटिव होता है तो रिएक्शन कैसी होगी, रिएक्शन अस्वतः मतलब अपने आप नहीं होगी। ठीक है, तो इस फील्ड के अंदर हम बायो एनर्जेटिक्स का स्टडी करते हैं। बायो एनर्जेटिक्स में जो बायोलॉजिकल सिस्टम में एनर्जी होती है, रिएक्शन कैसे होगी कैसे नहीं होगी, ये सब किस पे डिपेंड करता है, डेल्टा जी पे। डेल्टा जी अगर नेगेटिव होता है तो रिएक्शन स्वतः होती है, अगर डेल्टा जी पॉजिटिव होता है तो रिएक्शन नहीं होती है। ठीक है, तो हमें पढ़ना है कि हमारी बॉडी के लिए 25 जो एलिमेंट्स हैं केमिकल्स वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। उनमें से कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन इनकी प्रतिशत कितनी होती है, 96। और बाकी जो बच गए सल्फर, फास्फोरस और कैल्शियम, पोटेशियम, इनका कितना होता है 3%, और बाकी जो बच गए उनका 1%। ठीक है, तो इस प्रकार इनका कंपोजिशन होता है। तो हमारी बॉडी में जो सबसे ज़्यादा मात्रा में पाए जाते हैं वो होते हैं मेजर एलिमेंट, मेजर, और जो कम होते हैं उनको बोलते हैं माइनर या ट्रेस एलिमेंट। ठीक है, तो कुछ इस प्रकार हमारे बॉडी में इन केमिकल्स का कंपोजिशन होता है। तो अब इन सभी बातों से हमें पता चला कि बार बार केमिस्ट्री आ रही है, कार्बन आ रहा है, हाइड्रोजन आ रहा है, ऑक्सीजन आ रहा है, और इन्हीं सभी से कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन ये सब मिलकर बने होते हैं। ठीक है, तो बायोलॉजिकल सिस्टम में हम सब इन्हीं जो केमिकल रिएक्शन है उनका स्टडी करते हैं, तो इसीलिए हम इसको कहते हैं बायोकेमिस्ट्री, और ये किसकी ब्रांच होती है, लाइफ साइंस की। ठीक है, अब आप सोचोगे कि इतनी बड़ी आवर्त सारणी है, इतनी बड़ी आवर्त सारणी होने के कारण आवर्त सारणी है तो उसमें कम से कम 108 से अबोव एलिमेंट्स है। तो आप सोचेंगे कि इनमें से ये कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन इन्हीं का 96% क्यों और बाकी का क्यों नहीं? इसका सिंपल सा आंसर है, इसके कुछ इन जो ये केमिकल्स होते हैं इनके कुछ प्रॉपर्टीज होती है जिसके कारण इनको हमारी बॉडी में सबसे ज़्यादा वर्क करने को मिला, हमारी बॉडी में सबसे ज़्यादा इन्हीं का कंपोजिशन हुआ। अब हम जानते हैं कि इनके रीज़न क्या क्या हैं, कि ऐसा क्यों कि इन्हीं जो ये एलिमेंट्स हैं, ये केमिकल्स हैं, इन्हीं का क्यों किया। फर्स्ट पहला पॉइंट है इसमें लो एटॉमिक वेट, एटॉमिक नंबर, सॉरी, लो एटॉमिक नंबर। जो ये है कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन, इनका क्या होता है, एटॉमिक नंबर क्या होता है, लो। आवर्त सारणी में और जैसे कि आगे जाते जाते हैं तो एटॉमिक नंबर बढ़ता जाता है, बट जो ये कार्बन और ये हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन है, इनका एटॉमिक नंबर क्या होता है, कम। दूसरा कारण है इनकी जो साइज होती है स्मॉल होती है, स्मॉल साइज। ठीक है, इनकी दूसरा पॉइंट क्या है, इनके कंपोजिशन 96% क्यों है, क्योंकि इनकी साइज स्मॉल होती है और एटॉमिक नंबर थोड़ा एटॉमिक नंबर लो होता है। थर्ड पॉइंट होता है इनमें बॉन्ड बनाने की जो कैपेबिलिटी है वो हाई होती है, मतलब ये आसानी से बॉन्ड बना सकते हैं। जैसे आपने देखा होगा कि कार्बन के साथ सबसे ज़्यादा हाइड्रोजन जुड़ा हुआ होता है, तो ये आसानी से बॉन्ड बना लेता है। जैसे अमीनो एसिड में देखते हैं हम COOH OH ग्रुप होता है, तो ये ऑक्सीजन के साथ बना लेता है। इसी प्रकार जो प्रोटीन होते हैं उनमें ये नाइट्रोजन के साथ, तो ये इनमें क्या होता है, बॉन्ड बनाने की क्षमता सबसे ज़्यादा होती है। तो इसीलिए हम इनको, हमारी बॉडी इनको अटैक करती है, मतलब सबसे ज़्यादा इन्हीं से हमारा जो भी कुछ बना होता है, जैसे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, विटामिन, लिपिड, ये सब इन्हीं केमिकल्स के द्वारा बना होता है। ठीक है, अब
जो हमने देखा कि कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर, फास्फोरस, ठीक है, जो ये केमिकल्स हैं, तो हम देखते हैं कि ये हमारे बायोलॉजिकल सिस्टम में सबसे ज़्यादा हैं। तो हम देखते हैं कि ये जो केमिकल्स हैं ये आपस में कैसे इंटरेक्शन करते हैं, कैसे आपस में बंध बनाते हैं, कैसे ये एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं, जुड़ कर ये जो मोनोमर बनाते हैं, फिर पॉलीमर, जिसके कारण प्रोटीन बनता है। और आपको पता है कि प्रोटीन जो हमारी बॉडी है उसका सबसे सेंटर पार्क है, सेंटर पार्क बोल सकते हैं, मतलब कि सेंट्रल है। अगर प्रोटीन होगा तभी हमारी बॉडी में बहुत सारी चीज़ बनेगी। अब आपको बाद में पता चलेगा कि प्रोटीन हमारे लिए इम्पोर्टेंट कैसे है। कुछ भी चीज़ हो, आप मेडिसिन लोगे तो उस मेडिसिन लेने के बाद जो सिग्नलिंग होगी वो सिग्नलिंग प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ऊपर रिसेप्टर के द्वारा होती है। तो ये रिसेप्टर किस चीज़ से मिलकर बना होता है? प्रोटीन से, ठीक है। तो हम जो ये केमिकल्स पढ़े हमने, कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन और ये ऑक्सीजन, तो हम इनके इंटरेक्शन के बारे में पढ़ेंगे कि ये इंटरेक्शन कैसे करते हैं, कैसे आपस में जुड़े हुए होते हैं, ठीक है। तो हम बात करते हैं इंटरेक्शन या बॉन्ड या इंटरेक्शन, ठीक है। तो जैसे कि नाम से पता चल रहा है, बॉन्ड यानी कि बंध मतलब एक चीज किसी दूसरी चीज को बाइंड करके रख रही है। जैसे कार्बन, हाइड्रोजन एक दूसरे को बाइंड करके रख रहा है, तो कौन से वो बॉन्ड से बाइंड करके रखा हुआ है और वो इंपॉर्टेंट क्यों है? तो सबसे पहले हम देखते हैं बॉन्ड यानी इंटरेक्शन क्या होता है, बॉन्ड क्या होता है। नाम से पता चल रहा है, बॉन्ड मतलब फोर्स, एक फोर्स होता है जो एक एटम दूसरे एटम की तरफ अट्रैक्ट करता है, ठीक है। तो हम बॉन्ड की क्लियर डेफिनेशन लिखते हैं, बॉन्ड इज द फोर्स which hold two atom, मतलब दो एटम हैं, उनके बीच दूरी होगी तो उस दूरी को कम करेगा और उनको पास लाएगा और बॉन्ड बनाएगा, मतलब उन दोनों को पास रखेगा फोर्स के थ्रू, तो हम उसे बोलते हैं बॉन्ड, ठीक है। अब बॉन्ड टू टाइप के होते हैं हमारे बायोलॉजिकल सिस्टम में। वो दो टाइप के बॉन्ड कौन से हैं? फर्स्ट बॉन्ड, सेकंड। फर्स्ट होता है कोवैलेंट बॉन्ड और सेकंड होता है नॉन कोवैलेंट बॉन्ड, ठीक है। हम पढ़ रहे हैं सिंपल बायोकेमिस्ट्री। अब बायोकेमिस्ट्री से में घुसने के लिए हमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज बॉन्ड का पता होना चाहिए, क्योंकि हम प्रोटीन की स्ट्रक्चर पढ़ेंगे, एंजाइम की स्ट्रक्चर पढ़ेंगे और जो भी कुछ पढ़ेंगे, तो हमें बॉन्ड की रिक्वायरमेंट जरूरी है। बॉन्ड हमें पता होना चाहिए कि बॉन्ड क्या होता है, कितने टाइप से होता है, कहाँ ये बॉन्ड होते हैं, कहाँ कोवैलेंट बॉन्ड होता है, कहाँ नॉन कोवैलेंट बॉन्ड होता है, ठीक है। तो हम सबसे पहले शुरू करते हैं कोवैलेंट बॉन्ड। तो आइए हम शुरू करते हैं कोवैलेंट बॉन्ड की डेफिनेशन आपने समझ ली। बॉन्ड इज द फोर्स विच होल्ड टू एटम, मतलब दो एटम को पास में रखता है, उनको होल्ड करके रखता है, तो उसे हम बोलेंगे बॉन्ड, ठीक है। बॉन्ड दो टाइप के पढ़े, कोवैलेंट बॉन्ड एंड सेकंड इज नॉन कोवैलेंट बॉन्ड। तो हम फर्स्ट पढ़ते हैं कोवैलेंट बॉन्ड, COVA, कोवैलेंट बॉन्ड, ठीक है। कोवैलेंट बॉन्ड से हमारा मतलब है शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से मतलब क्या होगा? हमने पढ़ा कि बॉन्ड क्या होता है, दो एटम को फोर्स के थ्रू बाइंड करके रखता है, तो हम उसे बोलते हैं बॉन्ड, ठीक है। तो ये कोवैलेंट बॉन्ड हो गया शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन कहाँ होगा? दो एटम्स के बीच होगा ऑब्वियसली, एक एटम ये रहा, एक एटम ये रहा, ठीक है। तो जब ये एटम 1 और एटम 2, जब ये एटम आपस में एक इलेक्ट्रॉन शेयर करते हैं, ये इसको इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा, ये इसको इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा, या दोनों में से कोई शेयर करे, मतलब शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये शेयर करे तो वो होता है कोवैलेंट बॉन्ड, ठीक है। तो
तो हम कोवेलेंट बॉन्ड को एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। आपको पता है कि केमिस्ट्री में सबसे ज़्यादा कार्बन ही होता है, मतलब कि कार्बन सेंटर हो गया। कुछ भी बनाओ आप, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री लो, फिजिकल केमिस्ट्री, फिजिकल में तो थोड़ा कम आता है, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इन सब में कार्बन सबसे ज़्यादा होता है। तो हम इसको कार्बन की हेल्प से समझते हैं। आपने पढ़ा होगा सबसे नॉर्मल एग्जाम्पल CH4 जिसको बोलते हैं मीथेन, ठीक है। अब इसमें पढ़ते हैं कोवेलेंट बॉन्ड को, मतलब इसमें कोवेलेंट बॉन्ड कैसे हो रहा है, ठीक है। आपको समझ में आया ना कि शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन हो कैसे रहा है। आपको पता है कार्बन है, कार्बन के भाइतम कोष में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 4 इलेक्ट्रॉन बना दीजिए, 4 इलेक्ट्रॉन बना दिए, ठीक है। हाइड्रोजन लिखो, हाइड्रोजन के पास होता है 1, ठीक है, हाइड्रोजन 1, इसके पास हाइड्रोजन 1 और ये हाइड्रोजन 1। तो ये क्या करेंगे, ये आपस में कार्बन अपना एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन के साथ और हाइड्रोजन कार्बन के साथ, तो ये आपस में अपने इलेक्ट्रॉन शेयर कर देते हैं। शेयर करने से क्या होगा, देखो ये शेयर किया, ये शेयर किया, ये शेयर किया और ये वाला शेयर किया, ठीक है, शेयर कर दिया। तो ये अपने इलेक्ट्रॉन को शेयर कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, शेयर कर रहे हैं। तो कोवेलेंट बॉन्ड हो गया। डेफिनेशन से हमें पता चला कि शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन कहाँ, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन बिटवीन 2 एटम, बिटवीन 2 एटम, ठीक है, 2 एटम्स के बीच में शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन हो गया। कैसे हुआ, हमने देखा कि कार्बन में एक इलेक्ट्रॉन और हाइड्रोजन का एक आपस में शेयर कर लिया, ये आपस में शेयर कर लिया, तो ये हो गया कोवेलेंट बॉन्ड, ठीक है, कोवेलेंट बॉन्ड, ये हो गया शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन यानी कि कोवेलेंट बॉन्ड। दूसरा एग्जाम लेते हैं हम, ऑक्सीजन, ठीक है। अब आपको पता है ऑक्सीजन के भाइतम कोष में कितने इलेक्ट्रॉन, 6, ऑक्सीजन बनाया 6 करो, ठीक है, 6 हो गए। दूसरा ऑक्सीजन, ठीक है, ये 6 कर दिए, ठीक है। अब आपको पता है कि ये जो कोई भी मॉलिक्यूल्स होता है या एटम होता है वो अपनी स्टेबिलिटी रखना चाहता है कि वो उस जगह से हिले नहीं, अपने स्थायित्व को, अपनी जो एनवायरनमेंट है उसमें वो स्थायी रूप से रहे। तो ये क्या करता है, अब आपको पता है कि आपने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा कि स्थायी होने के लिए अष्टक कंप्लीट होना चाहिए। तो ये ऑक्सीजन क्या करता है, ये ऑक्सीजन करता है, ये 6 इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन इसके हैं, तो ये इसके साथ पेयरिंग कर लेता है, इसके 2 इलेक्ट्रॉन इसके साथ पेयरिंग कर लेता है और O2 मॉलिक्यूल बनाता है। तो ये भी क्या हो जाएगा, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। ये भी क्या हो गया, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, कोवेलेंट बॉन्ड का एग्जांपल। तीसरा पढ़ते हैं हम वाटर। वाटर का फॉर्मूला आपको पता ही होगा, H2O, ठीक है, वाटर H2O। ये ऑक्सीजन बनाया, ये हाइड्रोजन बनाया और ये हाइड्रोजन बनाया, ठीक है। अब ये तो बना दिया। अब इसमें आपको पता है वाटर में भी कोवेलेंट बॉन्ड पाया जाता है। ये अपना एक इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा, ये करेगा इसके साथ, ठीक है, तो ये वाटर बनाएगा, ये वाटर बना लेगा। आपको पता है कि जो ये ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन थोड़ा हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिविटी केमिकल है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मतलब अट्रैक्शन, मतलब कोई किसी जो एटम है उसको अपनी तरफ खींचे, अट्रैक्शन करे, उसको क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ठीक है। तो आपको इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ऑर्डर पता होना चाहिए कि किसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कितनी होती है। तो अब मैं आपको बता देता हूँ कि जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है कुछ केमिकल्स की कितनी होती है। पहले लेते हैं हम बोरॉन, ठीक है, इनके बारे में देखते हैं पहले कि इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ऑर्डर क्या होता है, क्या इनकी वैल्यू होती है, ठीक है। बात करते हैं हम बोरॉन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है 2। कार्बन का आपको पता होगा, आप फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर BSc हमेशा से पढ़ते आ रहे हैं 12th से कि कार्बन का 2.5, ठीक है। नाइट्रोजन का होता है 3, ओके, ऑक्सीजन का होता है 3.5 एंड फ्लोरीन का होता है 4। ये क्या होता है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ऑर्डर होता है। इसके बेसिस पे हमें पता चलेगा कि कौन किसको अट्रैक्शन कर रहा है, किस पे पार्शियल पॉजिटिव और पार्शियल नेगेटिव चार्ज आता है। तो हम उन सब के बारे में पढ़ेंगे। उससे पहले हम देखते हैं कि वाटर में कैसे कोवेलेंट बॉन्ड होता है। तो वाटर बनाए हमने, सबसे पहले वाटर बनाया। आपको पता है, जैसे हम अब देख ही पा रहे हैं कि ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 3.5 है,
मतलब किसकी इलेक्ट्रॉनिक 3.5 है, तो ये हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉनों को अपनी तरफ खींचेगा, तो ये अपनी तरफ खींचेगा। अब जब ये इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींचेगा तो आपको पता है इलेक्ट्रॉन पे क्या होता है, नेगेटिव चार्ज। जब इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज हो रहा है, जब कोई भी एटम मान लो उसके पास इलेक्ट्रॉन 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 बहुत सारे इलेक्ट्रॉन है उसके पास, तब इनमें से एक इलेक्ट्रॉन त्याग करेगा, मतलब एक इलेक्ट्रॉन दे देगा, तो आपको पता है उस पर क्या चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव, क्योंकि एक कम किया है उसने, एक कम किया है तो उस पर क्या आना चाहिए, पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, ओके। तो देखिए आप ऑक्सीजन बनाया और हाइड्रोजन, ठीक। तो ये जो ऑक्सीजन है इसके पास हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है और हाइड्रोजन के पास थोड़ी कम है। तो ये ऑक्सीजन क्या करेगा, ये इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींच लेगा। तो ये जैसे अपनी तरफ खींचेगा तो इसके पास तो इलेक्ट्रॉनों के नंबर ज़्यादा हो जाएंगे, ठीक है, इसके पास इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज़्यादा हो जाएगी और इसके पास कम। तो देखो जैसे कि इसने इलेक्ट्रॉन खींचे, इलेक्ट्रॉन खींचने के बाद इसके ऊपर आ गया पार्शियल नेगेटिव चार्ज और इसके ऊपर क्या रह गया, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, पार्शियल पॉजिटिव, और इसके ऊपर भी पार्शियल पॉजिटिव। ठीक है, तो अब इन्होंने जो है अपना इलेक्ट्रॉन है वो शेयर किया, तो ये हो गया किसका एग्जाम्पल, कोवैलेंट बॉन्ड का, ये हो गया कोवैलेंट बॉन्ड का एग्जाम्पल। ठीक है, अब कोवैलेंट बॉन्ड के बारे में पढ़ते हैं। ये दो टाइप्स के हो सकते हैं। कोवैलेंट बॉन्ड कितने टाइप के हो सकते हैं, दो टाइप के कोवैलेंट बॉन्ड। कोवैलेंट भी दो टाइप के, एक तो होता है पोलर, एक होता है नॉन पोलर। ठीक है, नाम से पता चला आपका पोलर, पोलर मतलब प्लस माइनस, जैसे वाटर में हमने देखा कि उसमें पोलर चार्ज, पोलर है वो प्लस माइनस दोनों आ रहे थे, हाइड्रोजन पे प्लस आ रहा था और ऑक्सीजन पे नेगेटिव आ रहा था। तो ये पोलर और ये नॉन पोलर। नॉन पोलर मतलब चार्ज एब्सेंट, मतलब चार्ज नहीं होगा उस पर, चार्ज शो नहीं होगा, चार्ज एब्सेंट, तो चार्ज इस पे प्लस और माइनस नहीं होगा, चार्ज एब्सेंट। ओके, दोनों के एग्जांपल हमने देख लिए। पोलर का हो गया वाटर और नॉन पोलर का हो गया CH4 ऑक्सीजन, ये हो गए नॉन पोलर क्योंकि इनके ऊपर चार्ज नहीं आ रहा। ठीक है, तो ये हो गए पोलर कोवैलेंट बॉन्ड और नॉन पोलर कोवैलेंट बॉन्ड। अब आप पूछेंगे कि हमारे जो बायोलॉजिकल सिस्टम है उसमें कोवैलेंट बॉन्ड कहाँ कहाँ होते हैं, हम पता कैसे करेंगे कि ये कोवैलेंट बॉन्ड है। पहला तो शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, अपना इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहा हो। दूसरा क्या होगा, एंजाइम, जितने भी एंजाइम होंगे ये सब क्या होंगे, कोवैलेंट बॉन्ड। सेकंड देखो, सेकंड क्या होगा, एंजाइम देखा, और सेकंड कोवैलेंट मतलब जिन सब बॉन्ड को नाम दे दिया है, नाम दे दिए से मतलब क्या हो गया, जैसे पेप्टाइड बॉन्ड नाम दे दिया ना हमने, पेप्टाइड बॉन्ड। ठीक है, फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड, फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड नाम दे दिया हमने। ठीक है, तीसरा हो गया ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। ठीक है, तीसरा हो गया ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। और फोर्थ कौन सा हो गया, फोर्थ तो आप ले लो फॉस्फोएनाइड, मतलब जितने भी बॉन्ड को हमने नाम दे दिया ये सब वो सब होंगे कोवैलेंट बॉन्ड। और थर्ड किस चीज से, मतलब हीट दी ना किसी भी रिएक्शन में और वहां पे हीट देने के कारण जो बॉन्ड बना तो वो भी कौन सा हो गया, कोवैलेंट बॉन्ड। ठीक है, तो इन सब चीजों से हम पता लगाएंगे कि ये कोवैलेंट बॉन्ड है। बाकी ये तो मेन हो गया कि इसकी डेफिनेशन हम कैसे करेंगे कि शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, उनमें इलेक्ट्रॉन का साझा हो। ठीक है, हम बात करते हैं अब इसकी एनर्जी स्ट्रेंथ की। ठीक है, तो इनकी जो एनर्जी स्ट्रेंथ होती है, मतलब इनको ब्रेक करने के लिए जो एनर्जी चाहिए वो चाहिए 400 किलो जूल पर मोल। कितनी चाहिए, 400 किलो जूल पर मोल। ठीक है, जो ये कोवैलेंट बॉन्ड होता है वो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट बॉन्ड होता है। कौन सा बॉन्ड होता है, स्ट्रॉन्गेस्ट बॉन्ड, ये होता है स्ट्रॉन्गेस्ट बॉन्ड। ठीक है, ये कोवैलेंट बॉन्ड की स्पेशलिटी है कि ये सबसे स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है, इसलिए इसकी एनर्जी कितनी होगी, 400 किलो जूल पर मोल। और जो कोवैलेंट बॉन्ड की स्ट्रेंथ किस पर डिपेंड करती है, पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन मतलब सिंगल बॉन्ड है, एक डबल बॉन्ड है, एक ट्रिपल बॉन्ड है, इन सब पे डिपेंड करता है। अगर ये ट्रिपल बॉन्ड हो तो इसमें एनर्जी, इसकी स्ट्रेंथ, कोवैलेंट बॉन्ड की स्ट्रेंथ
ज़्यादा होगी तो एनर्जी भी इनको तोड़ने के लिए ज़्यादा होगी। तो अगर हम पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन के बेसिस पे कोवेलेंट बॉन्ड की स्ट्रेंथ देखते हैं तो हम देखते हैं कि ट्रिपल बॉन्ड होता है उसमें सबसे ज़्यादा, डबल में कम और सिंगल में और कम। तो ये होता है इनका ऑर्डर। ठीक है, ये हो गए कोवेलेंट बॉन्ड। अब हम बात करते हैं नॉन कोवेलेंट बॉन्ड। अब नाम से पता चल रहा है नॉन कोवेलेंट बॉन्ड, मतलब कोवेलेंट बॉन्ड तो नहीं होगा। तो कोवेलेंट बॉन्ड नहीं होगा तो इससे एक बात पता चली कि उसमें शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं होगा। अगर शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन होता तो वो कोवेलेंट बॉन्ड का ही टाइप होता। ठीक है, तो सेकंड है नॉन कोवेलेंट बॉन्ड। सेकंड कौन सा हो गया? नॉन कोवेलेंट बॉन्ड। ठीक है, सेकंड हो गया नॉन कोवेलेंट बॉन्ड। अब नॉन कोवेलेंट बॉन्ड डेफिनेशन बताने की जरूरत नहीं है, क्यों? क्योंकि इसमें शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं होगा। तो इसमें क्या होगा? इसके 4 टाइप्स हैं, 4 टाइप्स के नॉन कोवेलेंट बॉन्ड होते हैं। जो आप प्रोटीन की जो स्ट्रक्चर है जब हम पढ़ेंगे सेकेंडरी स्ट्रक्चर एंड टर्शियरी स्ट्रक्चर, तब हम पढ़ेंगे कि इसमें नॉन कोवेलेंट बॉन्ड कौन कौन से होते हैं। ठीक है, तो हम पहला बॉन्ड देखते हैं इसमें कौन सा? आयनिक बॉन्ड। पहला होगा आयोनिक बॉन्ड। दूसरा कौन सा बॉन्ड होता है इसमें? दूसरा होता है हाइड्रोफोबिक बॉन्ड। थर्ड कौन सा होता है? थर्ड होता है हाइड्रोजन बॉन्ड। ये तो आप शुरू से केमिस्ट्री से पढ़ते आ रहे होंगे हाइड्रोजन बॉन्ड के बारे में। एंड फोर्थ होता है वान डर वाल्स। सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट बॉन्ड कौन सा होता है? कोवेलेंट बॉन्ड। और सबसे वीकेस्ट बॉन्ड होता है वान डर वाल्स फोर्स। ये होता है सबसे वीकेस्ट बॉन्ड। सबसे वीकेस्ट बॉन्ड होता है वान डर वाल्स फोर्स। ठीक है, ये हो गया सबसे वीकेस्ट फोर्स। तो हम सबसे पहले पढ़ते हैं कोवेलेंट बॉन्ड। तो पढ़ लिया था। नॉन कोवेलेंट बॉन्ड में हम पढ़ेंगे आयनिक बॉन्ड। तो पहला हो गया आयोनिक बॉन्ड। ठीक है, तो आयनिक बॉन्ड के बारे में हम देखेंगे। आयनिक बॉन्ड, आयन यानी कि चार्ज मतलब प्लस और माइनस। ठीक है, तो ये आयनिक मतलब प्लस और माइनस। ठीक है, ये हो गया आयन और ये हो गया आयनिक बॉन्ड। मतलब आयन्स का मतलब आपको समझ आ रहा है। आयन आपने पढ़ा होगा NaCl के बारे में। NaCl, इसमें जब वाटर में इसको डिजोल्व करते हैं तो क्या बनता है? Na+ और Cl-। तो ये सब क्या, ये आयन्स ही तो हैं। और काफ़ी आयन्स होते हैं, KCl हो गया। ठीक है, तो हम इन सब के बारे में पढ़ते हैं। तो आयनिक बॉन्ड के बारे में पढ़ते हैं हम। तो आयनिक बॉन्ड किसे कहेंगे? आयनिक बॉन्ड हम कहेंगे ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन बिटवीन सेल ऑफ एटम। ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन बिटवीन सेल ऑफ एटम। ठीक है, कोवेलेंट बॉन्ड तो कर रहा था शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, मतलब इलेक्ट्रॉन का साझा कर रहा था, बट ये क्या कर रहा है? ट्रांसफर ही कर रहा है। ये हो गया ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अब ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन कहाँ करेगा? बिटवीन टू एटम्स के बीच में करेंगे। अब हम इसको एक एग्जांपल की हेल्प से समझेंगे। हम एग्जांपल लेते हैं NaCl का। इसकी हेल्प से हम समझेंगे कि ये कैसे ट्रांसफर कर रहा है किसका? इलेक्ट्रॉनों का, जिसकी वजह से हमने इसको आयनिक बॉन्ड कहा। ठीक है, आयनिक बॉन्ड कहा। तो आयनिक बॉन्ड में हम लेते हैं इसका एग्जांपल NaCl का। वेट अ सेकेंड। तो हम इसमें एग्जांपल लेते हैं NaCl। तो अब आपको पता है Na सोडियम, इसका एटॉमिक नंबर आपको पता है 11 होता है। और आपको पता है कि एटॉमिक नंबर और प्रोटॉन नंबर और इलेक्ट्रॉन नंबर तीनों क्या होते हैं? सेम। प्रोटॉन, तो प्रोटॉन इसमें हो गए 11, इलेक्ट्रॉन इसमें हो गए 11। ठीक है, और Cl में होते हैं कितने? Cl में होते हैं 17 प्रोटॉन, ये 17 होता है।
इलेक्ट्रॉन भी कितने होते हैं 17। ये नॉर्मल है जब अलग अलग फॉर्म में रहते हैं। जब NaCl को हम वाटर में डिजोल्व करते हैं तो आपको पता है Na+ और Cl-। तो आप सोचो ये सोडियम, ठीक है, नॉर्मल फेज में था तो इसमें इलेक्ट्रॉन 11 थे, तो Na+ फॉर्म में आया, ये Na+ फॉर्म में आया, मतलब इसमें इसने एक इलेक्ट्रॉन तो छोड़ा ही होगा तभी तो प्लस आएगा। अगर एक इलेक्ट्रॉन नहीं छोड़ा होता तो इसमें न्यूट्रल होता, पहले के जैसे होता सोडियम की तरह। बट इसने जैसे कि एक इलेक्ट्रॉन, अगर मान लो मेरे पास एक बैग है उसमें इलेक्ट्रॉन ही इलेक्ट्रॉन है, अब उसमें से मैं एक इलेक्ट्रॉन या 2 इलेक्ट्रॉन निकाल देता हूँ तो उसमें मेरे पास से कुछ इलेक्ट्रॉन तो कम होंगे, ठीक है। तो जैसे ही वो कुछ इलेक्ट्रॉन कम हुए तो मेरे बैग में कौन सा चार्ज आएगा ज़्यादा, पॉजिटिव तो नहीं आएगा लेकिन पहले की तुलना में पॉजिटिव आएगा ना। तो ये सोडियम एक इलेक्ट्रॉन त्यागा, ठीक है, ये इसने एक इलेक्ट्रॉन त्याग कर ये अपने ऊपर क्या ले आया, पॉजिटिव चार्ज। तो पॉजिटिव चार्ज लाया, एक इलेक्ट्रॉन त्यागा, तो इसके पास प्रोटॉन तो 11 रह गए बट इलेक्ट्रॉन कितने रह गए, इसके पास 10। अब ये बचा हुआ एक इलेक्ट्रॉन कहाँ गया, आप सोचो। अब ये इलेक्ट्रॉन बचा हुआ इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, ये सोडियम है, ये क्लोरीन है, सॉरी। तो ये क्लोरीन के पास पता है आपको 17 चार्ज था, इलेक्ट्रॉन कितने थे 17, बट इसके ऊपर माइनस चार्ज आ गया, मतलब इसने एक इलेक्ट्रॉन और ले लिया, एक इलेक्ट्रॉन और ग्रहण किया, ठीक है। जब इसने एक इलेक्ट्रॉन लिया तो नॉर्मल फेज जिसकी क्लोरीन थी, जब एक इलेक्ट्रॉन लेगा ये, तो एक इलेक्ट्रॉन लेगा तो इसके ऊपर चार्ज थोड़ा ज़्यादा हो जाएगा पहले से, तो इसके ऊपर चार्ज कितना हो गया, क्लोरीन माइनस, तो इसमें इलेक्ट्रॉन कितने हो गए 18। 17 तो पहले थे, एक ज़्यादा हो गया, कितने हो गए 18। तो देखा अपने कि सोडियम और क्लोराइड, ठीक है, जब सोडियम क्लोराइड बनता है NaCl, तो ये क्या होते हैं, जब NaCl बनता है तो इसमें सोडियम के पास कितने इलेक्ट्रॉन रह जाते हैं 10 और क्लोरीन के पास 18। तो ये शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं हो गए क्या, अपना एक इलेक्ट्रॉन इसने क्लोरीन को शेयर कर दिया, ठीक है, अपना एक इलेक्ट्रॉन इसने क्लोरीन को शेयर कर दिया, तो ये हो गया शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो ये किसका हो गया एग्जाम्पल, आयनिक बॉन्ड। अब हाँ, आयनिक बॉन्ड को और नामों से भी हम जानते हैं, वो नाम कौन से हैं, आयनिक बॉन्ड को हम कहते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, जब हम देखते हैं, जब केमिस्ट्री में पढ़ते हैं, इलेक्ट्रॉन जब इलेक्ट्रिक फील्ड लगाते हैं हम तो चार्ज आयन्स हो जाते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव। और दूसरा इसको कहते हैं साल्ट ब्रिज इंटरेक्शन। तो ये तीनों नाम किसके हो गए, आयनिक बॉन्ड के, ठीक है। अब आयनिक बॉन्ड किस फोर्स है, वो डिपेंड किन किन चीज़ों पे करता है, हम उसके बारे में स्टडी करेंगे। तो आयनिक फोर्स डिपेंड करता है, फोर्स इक्वल्स टू K इज इक्वल टू K Q1 Q2 अपॉन R²D, ठीक है। ये फॉर्मूला है, ये आयनिक फोर्स इस पे डिपेंड करता है। K कांस्टेंट है, Q1 Q2 चार्ज है एंड R डिस्टेंस और D डाइलेक्ट्रिक्स कांस्टेंट है, ठीक है। तो ये इन्हीं पे डिपेंड करता है, मतलब डिस्टेंस जितनी ज़्यादा होगी फोर्स उतना कम होगा, ठीक है। अब चार्ज Q1 Q2 है, Q1 Q2 जैसे NaCl, ठीक है, तो इस पे तो पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज है, तो ये कौन सा हो गया अट्रैक्टिव। अगर पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज होता है तो अट्रैक्टिव आयनिक बॉन्ड, ठीक है। अगर ये चार्ज कैसा हो, अगर ये नेगेटिव या पॉजिटिव हो तो ये हो गया रिपल्सिव आयनिक इंटरेक्शन। ये कौन सा हो गया, रिपल्सिव आयनिक इंटरेक्शन, ठीक है। तो ये दो टाइप्स के होते हैं, हमने पढ़ा, एक कौन सा हो गया अट्रैक्टिव और एक हो गया रिपल्सिव। ठीक है, ये हो गया आयनिक बॉन्ड। हम इसकी एनर्जी के बारे में पढ़ते हैं, कितनी होती है इसकी एनर्जी। इसकी एनर्जी होती है 6 to, इसकी एनर्जी होती है 6 to 25 किलोजूल पर मोल, ठीक है। अब हम देखेंगे कि जो ये आयनिक बॉन्ड है
कहाँ होता है, ठीक है। तो आयनिक बॉन्ड हम देखेंगे। आपने जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है उसके लिए आपने मॉडल पढ़े होंगे, उसमें आपने पढ़ा होगा सिंगर एंड निकोलसन का मॉडल, जिसमें प्लाज्मा मेम्ब्रेन को फ्लू मोज़ेक मॉडल उन्होंने बताया। उन्होंने प्लाज्मा मेम्ब्रेन का मॉडल कुछ इस तरह दिया था कि ये लिपिड है, ये लिपिड का हेड पार्ट और ये टेल पार्ट, ठीक है, लिपिड का हेड पार्ट एंड ये टेल पार्ट, ओके, ठीक है। उन्होंने बताया था कि जो लिपिड की बाइलेयर होती है, ये हेड और ये टेल, हेड पार्ट और ये टेल पार्ट, तो इनमें जो प्रोटीन होते हैं, कुछ प्रोटीन बाहर होते हैं, कुछ प्रोटीन अंदर होते हैं, जो फ्लू मोज़ेक फॉर्म में रहते हैं, ठीक है। तो जो ये इनमें जो प्रोटीन्स होते हैं वो कैसे होते हैं, प्रोटीन ग्लाइकोप्रोटीन होते हैं। ये प्रोटीन होते हैं, जो प्रोटीन बाहर की साइड होते हैं उनको बोलते हैं पेरिफेरल प्रोटीन, पेरिफेरल प्रोटीन। एंड जो इनसाइड होते हैं किन में, जो लेयर है लिपिड की, लिपिड लेयर में होते हैं, तो हम उन प्रोटीन को बोलते हैं इंटीग्रल प्रोटीन, इंटीग्रल प्रोटीन। आपने फ्लू मोज़ेक मॉडल पढ़ा होगा, तो आपको पता होगा कि जो सिंगर और निकोलसन थे उन्होंने क्या बोला था कि जो प्रोटीन होते हैं वो कहाँ रहते हैं, ये रहते हैं लिपिड के ओशियन में, मतलब कि प्रोटीन का नंबर कम होता है और लिपिड का जाता है, तो आइसबर्ग इन ओशियन, मतलब कि जो ये पूरा जो लिपिड है, लिपिड एक ओशियन है और इसमें जो आइसबर्ग है वो क्या है, प्रोटीन। अगर ये प्रोटीन आउटसाइड होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन के तो उसको बोलते हैं पेरिफेरल प्रोटीन, और अंदर होता है उसको बोलते हैं इंटीग्रल प्रोटीन। तो जो ये पेरिफेरल प्रोटीन होता है, ये प्रोटीन इस जो बाहरी लिपिड है या अंदर भी होता है पेरिफेरल प्रोटीन, यहाँ जो आरबीसी में देखा होगा आपने स्पेक्ट्रिन और एनकाइरिन, वो पेरिफेरल प्रोटीन होते हैं। तो जो ये पेरिफेरल प्रोटीन है ये लिपिड के साथ कौन से इंटरेक्शन के द्वारा जुड़े होते हैं, ये जुड़े होते हैं आयोनिक इंटरेक्शन, ये आयनिक इंटरेक्शन के द्वारा जुड़े होते हैं। और सबसे कॉमन जो एग्जांपल है वो आपने पढ़ा होगा डीएनए एंड स्टोन प्रोटीन, डीएनए एंड स्टोन प्रोटीन। तो डीएनए के पास पता है आपको नेगेटिव चार्ज होता है, डीएनए एंड स्टोन, ठीक है। डीएनए के पास नेगेटिव चार्ज होता है एंड स्टोन के पास पॉजिटिव चार्ज इसके पास आर्जिनिन और स्टिडीन लाइसिन होते हैं। जो हम अमीनो एसिड पढ़ेंगे तब हम देखेंगे कि किन किन अमीनो एसिड के ऊपर पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज एंड न्यूट्रल चार्ज होता है। तो डीएनए पे होता है नेगेटिव चार्ज और स्टोन प्रोटीन पे होता है पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। तो डीएनए और स्टोन प्रोटीन के बीच में क्या होता है, आयनिक इंटरेक्शन। आपने कुछ इस तरह का मॉडल पढ़ा होगा, ऐसे करके इसमें घुमाओ, ऐसे पढ़ा होगा आपने, स्टोन प्रोटीन ऐसे पढ़ी होगी। तो ये स्टोन के चारों तरफ डीएनए ओवरलैप करके रहता है, तो किसके द्वारा होता है, आयनिक इंटरेक्शन। उनमें आयनिक इंटरेक्शन पाया जाता है स्टोन और डीएनए में, ठीक है। ये कौन सा हो गया, अब आपको दिख रहा होगा कि इस पे नेगेटिव चार्ज, इस पे पॉजिटिव चार्ज, ये तो आपको पता होगा कि जो ये मैं बता रहा हूँ ये कौन से हो गए, अट्रैक्टिव हो गए ना, कि डीएनए और स्टोन प्लस माइनस आपस में अट्रैक्शन करते हैं, तो ये हो गया अट्रैक्टिव फोर्स। अब हम पढ़ते हैं रिपल्सिव का आपको एग्जाम्पल पता है, डबल स्टैंडर्ड डीएनए कि दोनों जो पॉलीन्यूक्लियोटाइड होती हैं उन पे नेगेटिव चार्ज होता है, तो इसके कारण ये रिपल करती है एक दूसरे को, तो ये हो गया आयनिक। इनमें क्या होता है, रिपल्सिव, ठीक है। प्रोटीन पे भी डीएनए, प्रोटीन और आरएनए, इन सब पे क्या होता है, नेगेटिव चार्ज होने के कारण ये रिपल्सिव होते हैं, ठीक है। हम अब सेकंड पढ़ते हैं हाइड्रोफोबिक फोर्स। सेकंड वन इज हाइड्रोफोबिक फोर्स, ठीक है। सेकंड ये किसका हो गया, नॉन कोवेलेंट का, नॉन कोवेलेंट
वैलेंट बॉन्ड। ठीक है, अब बढ़ते हैं हाइड्रोफोबिक फोर्स। अब नाम से पता चल रहा होगा कौन सा फोर्स, हाइड्रोफोबिक। अब नाम से लग रहा है हाइड्रोफोबिक, मतलब इसमें वाटर का कुछ रोल होगा। ठीक है, वाटर इंपॉर्टेंट है। दूसरा क्या है, फोबिक, मतलब वाटर से इसको डर लगता है, हाइड्रोफोबिक, बस में वाटर से डर लगता है इस फोर्स में, जैसे कि हम इसमें नॉर्मल नेम से समझते हैं। आपको पता है कि आपका फ्रेंड ये एक यहाँ, एक यहाँ अलग अलग होंगे। अब यहाँ पे कोई घोस्ट होगा या कुछ भी, ठीक है, तो आप अलग अलग होंगे तो आपको डर लगेगा। ठीक है, तो आप क्या करोगे, आप पास पास आने की आपको कुछ रहेगा, आपको रहेगा कि आप सब एक साथ आ जाए, आप में साथ आए, जिसके कारण आपको डर नहीं लगे। तो इसमें जो नॉन पोलर मॉलिक्यूल होते हैं, जो लिपिड होती हैं, वो क्या करती हैं, वो एक दूसरे के पास 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 आके एग्रीगेट हो जाती है। तो लिपिड जो मॉलिक्यूल्स होती हैं नॉन पोलर, उनमें कौन सा फोर्स लगता है, हाइड्रोफोबिक फोर्स। बट ध्यान रहे कि जो ये हाइड्रोफोबिक फोर्स है ये ओनली प्रेजेंस ऑफ वाटर पे लगता है। अगर वाटर प्रेजेंस नहीं होता है तो ये हाइड्रोफोबिक फोर्स वहाँ पर नहीं लगता है। ठीक है, तो हम अब इसकी डेफिनेशन पढ़ी कि हाइड्रोफोबिक फोर्स क्या होता है। ये वाटर में होता है, प्रेजेंस इन वाटर, हाइड्रोफोबिक फोर्स प्रेजेंस इन वाटर, वाटर की प्रेजेंस में होगा। नॉन पोलर, नॉन पोलर मतलब प्लस माइनस चार्ज नहीं होंगे, मतलब नॉन पोलर हो गया, कार्बन 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 कार्बन, इनकी चेन होगी। नॉन पोलर जो लिपिड होती हैं उनमें होगा ये, नॉन पोलर में, पोलर में नहीं होगा। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं इसका एग्जाम्पल। अगर इसमें पढ़े तो प्रोटीन हो गया, प्रोटीन हो गया हाइड्रोफोबिक फोर्स का एग्जाम्पल। ठीक है, तो अब हम इसका देखते हैं कि ये किन किन चीज़ों पर डिपेंड करता है हाइड्रोफोबिक फोर्स। आपको बता दिया मैंने कि जो ये हाइड्रोफोबिक फोर्स है ये नॉन पोलर में लगता है और ये प्रेजेंस ऑफ वाटर में होता है। तो फर्स्ट हम पढ़ते हैं कार्बन चेन। ठीक है, अब प्रोटीन पढ़ा हमने या हम लिपिड पढ़ते हैं, तो उन सब में क्या हाइड्रोफोबिक फोर्स लगता, जी हाँ बिल्कुल। तो कार्बन की चेन के बारे में हम देखते हैं। अगर कार्बन की चेन मान लो ये है कार्बन चेन, इसमें कितने 2 और 2 4 एक 5 कार्बन है, और दूसरी चेन बनाई हमने ये जिसमें 6 है। ठीक है, तो जो ये हाइड्रोफोबिक फोर्स है सबसे ज्यादा किस में लगेगा, नीचे वाली में, चेन 1 और चेन 2 में लगेगा। क्यों, आपको पता है कि हाइड्रोफोबिक फोर्स है वो प्रेजेंस ऑफ वाटर, नॉन पोलर जो मॉलिक्यूल्स है उनमें लग रहा है। तो ये तो 5 कार्बन का है, ये 6 कार्बन का है, तो ये ज़्यादा नॉन पोलर हुआ। ठीक है, तो कार्बन की जो हाइड्रोफोबिक फोर्स किस पर डिपेंड करता है, नंबर ऑफ कार्बन चेन। जिसका कार्बन चेन ज़्यादा होगा, उसकी चेन जितनी बड़ी होगी उनमें हाइड्रोफोबिक फोर्स ज़्यादा लगेगा, और जिनमें कम होगी उनमें हाइड्रोफोबिक फोर्स कम लगेगा। ठीक है, अब हम सेकंड पॉइंट की बात करते हैं, लीनियरिटी एंड ब्रांच। जैसे कि ये कार्बन की चेन है, नंबर 1 ये कार्बन की चेन है, ये अगर लीनियर है मतलब रेखित क्रम में सीधी सीधी, और दूसरी बन गई एक ब्रांच, ये होगी ब्रांच चेन। ठीक है, अब आप खुद सोचो, अब ये जो ब्रांच चेन है, ये ब्रांच चेन दूसरे कार्बन की चेन यहाँ आएगी, तो इनमें जो ये स्पेस रहेगा ना, तो इसके कारण ये स्टेबल नहीं होती, मतलब कि इनमें हाइड्रोफोबिक फोर्स वीक रह जाता है इस स्पेस के कारण। ब्रांच होगी, जब ऐसे ब्रांच होगी तो इसमें कुछ स्पेस रह जाएगा, स्पेस रह जाने के कारण ये जब हाइड्रोफोबिक फोर्स लगता है तो ये आपस में पास आएंगी तो बट इसमें स्पेस तो रह ही जाना है फिर भी। ठीक है, तो ये स्पेस रह जाने के कारण ये स्ट्रॉन्ग बॉन्ड नहीं बना पाती। तो हम देखते हैं कि जो हाइड्रोफोबिक फोर्स होता है वो किस में ज़्यादा लगता है, जो लीनियर कार्बन की चेन होती है उनमें हाइड्रोफोबिक बॉन्ड होता है वो ज़्यादा होता है। ठीक है,
अब हाइड्रोफोबिक फोर्स का आपने नॉर्मल एग्जांपल पढ़ा होगा केमिस्ट्री में। कोलेस्ट्रॉल होता है, जैसे कपड़े होते हैं तो कपड़ों की धुलाई करी जाती है, तो जैसे कपड़ा बनाया तो कपड़े के ऊपर और कुछ ऑयली लग जाता है, तो जैसे मान लो कोलेस्ट्रॉल मान लो, तो ये कोलेस्ट्रॉल लग गया, ठीक है। जब ये कोलेस्ट्रॉल लग गया तो इसके चारों तरफ जो वाटर होता है वो अनऑर्गेनाइज होता है। आप जैसे क्यों होता है, आपको पता है कि ऑयल और वाटर एक दूसरे से बॉन्ड नहीं बनाते हैं, मतलब कि वो ऑयल अलग तैरता रहता है और वाटर अलग रहता है, ठीक है। तो ये कोलेस्ट्रॉल मान लिया, और ये क्या हो गया, नॉन पोलर। कोलेस्ट्रॉल नॉन पोलर है क्योंकि ये लिपिड है तो ये इसमें नंबर ऑफ कार्बन चेन ज़्यादा है, तो नॉन पोलर हो गया। नॉन पोलर मतलब जिसमें प्लस माइनस पोलर ग्रुप ना हो, पोलर मतलब पॉजिटिव और नेगेटिव, तो ये नॉन पोलर है। अब कपड़े धुलाई के लिए हम डिटर्जेंट का यूज करते हैं, तो डिटर्जेंट क्या होता है, डिटर्जेंट में पोलर और नॉन पोलर दोनों ग्रुप होता है। पोलर ये हो गया हेड पार्ट एंड ये हो गया टेल पार्ट, ठीक है। ये हो गया पोलर, ये हो गया नॉन पोलर, ठीक है। ये हो गया हाइड्रोफिलिक, फिलिक मतलब जल से स्नेह करने वाला, और ये हो गया हाइड्रोफोबिक, ठीक है। तो जब ये टेल पार्ट होता है, मतलब आपको ये एक लाइन बताता हूँ मैं, लाइक डिजोल्व लाइक, ठीक है। इसका मतलब हो गया लाइक डिजोल्व। अगर ये नॉन पोलर होगा तो ये नॉन पोलर के साथ आसानी से डिजोल्व हो जाएगा, ठीक है। जैसे आपने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा कि जो एरोमेटिक कंपाउंड होते हैं वो सिर्फ वाटर में नहीं, वाटर में तो वो डिजोल्व नहीं होते, जो एरोमेटिक कंपाउंड होते हैं वो बेंजीन में डिजोल्व हो जाते हैं, तो बेंजीन क्या हो गया, एरोमेटिक। तो जैसे इस लाइन से यही मतलब है, बायोलॉजिकल सिस्टम में कुछ भी चीज जो लाइक होती है, डिजोल्व लाइक मतलब जो सेम टू सेम होता है, उनका जो नेचर सेम होता है वही आपस में डिजोल्व करती है, ठीक है। तो ये हेड पार्ट हो गया, ये टेल पार्ट हो गया। आपको पता है ये नॉन पोलर है, तो इसलिए ये भी क्या हो गया, हाइड्रोफोबिक पार्ट, ठीक है। तो अब ये जो कोलेस्ट्रॉल है इस पे ये डिटर्जेंट आएगा, तो ये कुछ अनऑर्गेनाइज वाटर हैं ये इसके चारों तरफ, ये हेड और ये टेल, तो इसके चारों तरफ भी होंगे, इसके साथ तो नहीं होंगे क्योंकि हेड पार्ट है, इस पे पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज दोनों होगा, जिसके कारण ये वाटर के साथ बॉन्ड बना लेगा, ठीक है। तो जब ये पास आते हैं, तो जब अब ये लाइन देखी थी हमने, लाइक डिजोल्व लाइक, तो ये वाटर जो इसके चारों तरफ अनऑर्गेनाइज्ड जो वाटर होता है, ये वाटर हट जाता है, ये वाटर हट गया, ठीक है। ये वाटर हट जाता है, जैसे ये वाटर हटा, इस कोलेस्ट्रॉल के चारों तरफ ये डिटर्जेंट आएगा, ये बना, इसके चारों तरफ अनऑर्गेनाइज्ड वाटर हट गया, तो ये आपने पढ़ा होगा। तो ये क्या बन गया, ये बन गया मिसेल, ये बन गया मिसेल। तो अब इनमें भी कौन सा बॉन्ड बन रहा है, ये हाइड्रोफोबिक फोर्स बन रहा है, ठीक है। पहले वाटर था, वाटर की प्रेजेंस में हुआ, वाटर रिमूव हुआ, जैसे वाटर रिमूव हुआ तो इसके जो टेल पार्ट है हाइड्रोफोबिक वो आपस में पास आ गए, ठीक है। तो ये बन गया क्या, मिसेली, ये बन गया मिसेल, जो आपने 12th क्लास में केमिस्ट्री में पढ़ा होगा कि मिसेल का फॉर्मेशन कैसे होता है और ये कैसे कपड़ों से उसका जो ऑयली चीज़ वगैरह होती हैं उनको कैसे रिमूव करता है, ठीक है। हम थर्ड पढ़ेंगे हाइड्रोजन बॉन्ड, थर्ड पढ़ेंगे हम हाइड्रोजन बॉन्ड। ये पढ़ रहे हैं हम नॉन कोवेलेंट बॉन्ड में, नॉन कोवेलेंट बॉन्ड, नॉन कोवेलेंट बॉन्ड में हम पढ़ रहे हैं थर्ड वन इज हाइड्रोजन बॉन्ड, थर्ड वन इज हाइड्रोजन बॉन्ड, ठीक है। तो हाइड्रोजन बॉन्ड से हमें पता चल रहा है नाम से कि इसमें हाइड्रोजन का इन्वॉल्वमेंट होगा, मतलब सारा जो सेंटर होगा वो कहाँ पे होगा, हाइड्रोजन पे, ठीक है। ये हो गया हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन बॉन्ड कहाँ बनता है, दो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बीच, ठीक है। वाटर में देखते हैं हम हाइड्रोजन बॉन्ड, उसमें ऑक्सीजन के साथ दो हाइड्रोजन जुड़े होते हैं, वो कैसे उसके साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बनाते हैं, तो हम उन सब चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे। तो हाइड्रोजन बॉन्ड क्या हो गया, जब हाइड्रोजन परमाणु दो टू
जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वो होते हैं एटम, जब हाइड्रोजन परमाणु दो उच्च विद्युत ऋणीय मतलब हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एलिमेंट के बीच में आता है तो क्या होता है, एक तरफ तो बनाता है कोवेलेंट बॉन्ड और जो दूसरी साइड बनाता है एक्स्ट्रा बॉन्ड, उसको बोलते हैं हम हाइड्रोजन बॉन्ड। ठीक है, तो हाइड्रोजन बॉन्ड कहाँ बनते हैं, दो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में डिफरेंस होता है दो एटम्स के बीच। जब हाइड्रोजन बॉन्ड उन दोनों के बीच में आता है तो कौन सा बॉन्ड बनता है, हाइड्रोजन बॉन्ड। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी तो मैंने बताई आपको इनकी, ठीक है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मैंने बताई इनकी आपको 2, इसकी 2.5, इसकी 3, 3.5 एंड 4। तो हाइड्रोजन परमाणु बी और सी की नेगेटिविटी कम होती है, इसलिए हम हाइड्रोजन बॉन्ड को हम ज़्यादातर फोन के रूप में देखते हैं। तो इनकी जो हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है, तो जब हाइड्रोजन परमाणु इन तीनों में से किन्हीं के बीच में आता है, ठीक है, जैसे हाइड्रोजन परमाणु यहाँ आ गया, ठीक है, यहाँ आ गया, या कार्बन के साथ आ गया, तो जब हाइड्रोजन परमाणु दो हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एटम के बीच में आता है तो क्या होता है, तो बनता है हाइड्रोजन बॉन्ड। ठीक है, तो बनता है हाइड्रोजन बॉन्ड। अब हाइड्रोजन बॉन्ड बनाते हैं हम वाटर में। कैसे वाटर में हाइड्रोजन बॉन्ड बनता है, हम उसके बारे में स्टडी करते हैं। ठीक है, हम पढ़ते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड इन वाटर। वाटर का फॉर्मूला पता है, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन एंड हाइड्रोजन। ठीक है, मैं इसको थोड़ा सीधा बनाता हूँ जिससे हम हाइड्रोजन बॉन्ड को आसानी से समझें। ये हो गया हाइड्रोजन, ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन। ठीक है, अब हाइड्रोजन परमाणु जब दो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एटम के बीच में आए, ठीक है, तो हम इस साइड से करेंगे ऑक्सीजन, हाइड्रोजन और ये हाइड्रोजन। ठीक है, जब हाइड्रोजन परमाणु दो हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एटम के बीच में आए, दिख रहा है ऑक्सीजन एक ऑक्सीजन, दोनों पता है आपको इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाई होती है। तो हाइड्रोजन परमाणु जब दो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एटम्स के बीच में आता है तो एक तरफ तो बनाता है कोवेलेंट बॉन्ड और दूसरी साइड जो एक्स्ट्रा बॉन्ड बनाता है उसी को हम बोलते हैं हाइड्रोजन, इसको बोलते हैं हम हाइड्रोजन बॉन्ड। ठीक है, ये कौन सा बॉन्ड हो गया, हाइड्रोजन बॉन्ड, ये बन गया हाइड्रोजन बॉन्ड। अब हाइड्रोजन बॉन्ड के कुछ रूल्स होते हैं कि जो ये रूल्स फॉलो करेगा वही हाइड्रोजन बॉन्ड स्टेबल होगा। तो वो रूल कौन कौन से हैं, क्या क्या इसमें स्पेसिफिसिटी होती है हाइड्रोजन बॉन्ड में, हम उन सब पॉइंट्स के बारे में देखते हैं। तो हाइड्रोजन बॉन्ड में ये मान लीजिए डोनर है, ये क्या है, एक्सेप्टर। तो पहला पॉइंट हो गया कि जो डोनर होता है उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का मान हाई होना चाहिए। पहला पॉइंट हो गया, डोनर की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाई होनी चाहिए। ठीक है, डोनर की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाई होनी चाहिए। दूसरा पॉइंट, जो ये एंगल बना है, जो ऑक्सीजन हाइड्रोजन ऑक्सीजन के बीच में बना है, ये जो बॉन्ड बना है, इसमें जो एंगल है वो एंगल कितना होना चाहिए, 180 डिग्री। ये एंगल होना चाहिए 180 डिग्री। अगर 180 डिग्री से ज़्यादा हो गया तो ये स्टेबल हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं होगा। 180 डिग्री इसमें क्या होना चाहिए, एंगल। और जो ये डिस्टेंस है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बीच में, जो हाइड्रोजन बॉन्ड बन रहा है, तो इसमें जो डिस्टेंस होनी चाहिए वो कितनी होनी चाहिए, वो होनी चाहिए 2.8 एंगस्ट्रॉन। ये होनी चाहिए 2.8 एंगस्ट्रॉन। ये जो डिस्टेंस होनी चाहिए कितनी होनी चाहिए, 2.8 एंगस्ट्रॉन। तो ये सब कुछ स्पेसिफिसिटी है हाइड्रोजन बॉन्ड की। तो हाइड्रोजन बॉन्ड डोनर की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाई होनी चाहिए एक्सेप्टर से। ठीक है, सेकंड वन कि जो हाइड्रोजन बॉन्ड बन रहा है, इनमें बनने में जो एंगल बन रहा है वो एंगल 180 डिग्री होना चाहिए। और जो ये डिस्टेंस होती है, ये डिस्टेंस 2.8 एंगस्ट्रॉन की होनी चाहिए। ठीक है, तो ये सब हो गया हाइड्रोजन
बॉन्ड के बारे में। अब हम देखते हैं कि हाइड्रोजन बॉन्ड दो टाइप्स के होते हैं। हाइड्रोजन बॉन्ड दो तरीके के होते हैं, टू टाइप्स ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड। हाइड्रोजन बॉन्ड कितने टाइप्स के होते हैं? टू टाइप्स के। ठीक है, टू टाइप्स के कौन कौन से हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं? फर्स्ट होता है इंटरमोलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड, एंड सेकंड होता है इंट्रामोलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड। सेकंड होता है इंट्रामोलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड। नाम से पता चल रहा है इंटर, बिटवीन द मॉलिक्यूल्स। इंटर मतलब दो अलग अलग डिफरेंट मॉलिक्यूल के बीच में बनता है, तो इंटरमोलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड। इंट्रा मतलब विदिन मतलब एक ही चेन में बनेगा, एक ही मॉलिक्यूल्स के जैसे कि प्रोटीन के बारे में पढ़ेंगे कि उसमें अल्फा हेलिक्स बनते हैं, तो उसमें हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं, वो होते हैं इंट्रामोलिक्यूलर। और जो सीट होती है उसमें होता है इंटर। तो हम इन दोनों का एग्जांपल देखते हैं। इंट्रामोलिक्यूलर मतलब बिटवीन द मॉलिक्यूल हाइड्रोजन बॉन्ड, इंट्रामोलिक्यूलर मतलब विदिन द मॉलिक्यूल हाइड्रोजन बॉन्ड। इसका एग्जांपल हो गया इंट्रामोलिक्यूलर के एग्जांपल कौन कौन से हो गए? इंट्रामोलिक्यूलर का हो गया डबल स्टैंडर्ड डीएनए हो गया, और सेकंड हो गया सेलुलोज। एक हो गया डबल स्टैंडर्ड डीएनए, दूसरा हो गया सेलुलोज। ठीक है, और इंटरमोलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड का एग्जांपल इंटरमोलिक्यूलर का हो गया। इंट्रामोलिक्यूलर का हाइड्रोजन जैसा मैंने आपको बताया, राइट हैंडेड अल्फा हेलिक्स। ठीक है, एग्जांपल 1 राइट हैंडेड अल्फा हेलिक्स, और दूसरा कौन सा हो गया? 310 हेलिक्स। ठीक है, अब फोर्थ कौन सा हो गया? पाई हेलिक्स। ये इन सब हेलिक्स के बारे में हम जब प्रोटीन के स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ेंगे, प्रोटीन की प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्जरी एंड क्वाटरनरी स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ेंगे, तब हम अल्फा हेलिक्स और 310 हेलिक्स, पाई हेलिक्स, इन सब के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, ये हो गया कौन सा? हाइड्रोजन बॉन्ड। ये हो गया हाइड्रोजन बॉन्ड। अब हम देखते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड की जो एनर्जी होती है वो कितनी होती है। हाइड्रोजन बॉन्ड की जो एनर्जी स्ट्रेंथ होती है वो होती है एनर्जी, इसको चाहिए तोड़ने के लिए, इसको कितनी चाहिए? इसको चाहिए 6 से, इसको चाहिए 12 से 30 किलो जूल पर मोल। ठीक है, ये इसको एनर्जी चाहिए होती है। अब हम देखेंगे कि हाइड्रोजन बॉन्ड कहाँ कहाँ होते हैं। हमने एग्जांपल देखेंगे इंटरमोलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड, इंट्रामोलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड। ठीक है, जो हाइड्रोजन बॉन्ड होता है वो प्रोटीन की सेकेंडरी स्ट्रक्चर में होता है। प्रोटीन्स सेकेंडरी स्ट्रक्चर, प्रोटीन की सेकेंडरी स्ट्रक्चर में हाइड्रोजन बॉन्ड होता है। ठीक है, और हाइड्रोजन बॉन्ड कहाँ होता है? हाइड्रोजन बॉन्ड होता है और प्रोटीन में हो गया, सेकेंडरी स्ट्रक्चर में हो गया, और न्यूक्लिक एसिड में होता है। अब न्यूक्लिक एसिड में कहाँ होता है? ये होता है न्यूक्लिक एसिड में होता है। आपको पता है कि आपने पढ़ा होगा AT, एडेनिन पेयर विद थाइमिन, एंड साइटोसिन पेयर विद गुआनियोसिन। ठीक है, ये आपने पढ़ा होगा। तो ये जो न्यूक्लिक एसिड होते हैं इनमें जो बॉन्ड बनता है, इनमें हाइड्रोजन बॉन्ड होता है। कैसे होता है? A पेयर विद T विद द हेल्प ऑफ डबल, 2 हाइड्रोजन बॉन्ड होता है इसमें, और GC में 3। ठीक है, ये हो गया हाइड्रोजन बॉन्ड। तो न्यूक्लिक एसिड में ऐसे हाइड्रोजन बॉन्ड पाए जाते हैं। ठीक है,
प्रोटीन में हो गया। अब हम लास्ट बढ़ते हैं वैन डर वाल्स फोर्स। अब हम पढ़ते हैं वैन डर वाल्स फोर्स, जो क्या है सबसे वीकेस्ट हाइड्रोजन बॉन्ड होता है। वैन डर वाल फोर्स है ये क्या हो गया, वीकेस्ट बॉन्ड। ये सबसे वीकेस्ट बॉन्ड होता है और ये किस पर डिपेंड करता है, एटम की साइज पे। साइज जितनी ज़्यादा होगी वैन डर वाल फोर्स उतना ही ज़्यादा लगेगा। ठीक है, वैन डर फोर्स उतना ही ज़्यादा लगेगा। ये हो गया वैन डर वाल फोर्स। इसकी जो एनर्जी है, स्ट्रेंथ होती है, इसको तोड़ने के लिए कितना चाहिए, 0.4 से 4 किलो जूल पर मोल। ठीक है, इतनी इसको एनर्जी चाहिए इस बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए। ये क्या हो गया, ये नॉन स्पेसिफिक होता है। थर्ड वन इज ये नॉन स्पेसिफिक, ये होता है नॉन स्पेसिफिक। ठीक है, मतलब ये स्पेसिफिक नहीं होता है कि हर जगह लगे, ये नॉन स्पेसिफिक होता है और ये साइज पे डिपेंड करता है। जो ये एटम होते हैं, ये एटम की साइज जितनी ज़्यादा बड़ी होगी उसमें आपको पता है इलेक्ट्रॉन उतने ही ज़्यादा चक्कर लगाएंगे, और जितने ज़्यादा इलेक्ट्रॉन होंगे उसमें चार्ज आने की संभावना ज़्यादा होगी। तो अगर ये इसमें साइज बड़ी होती है, इसमें इलेक्ट्रॉन घूमते हैं आपस में, तो अगर इस साइड पॉजिटिव चार्ज आता है, इस टाइप नेगेटिव, और इस साइड पॉजिटिव, तो इसको बोलते हैं डाइपोलर इंटरेक्शन। डाइपोलर बन गया ना, एक पॉजिटिव चार्ज एक नेगेटिव चार्ज, तो ये हो गया डाइपोलर। ठीक है, तो जितनी ज़्यादा इसमें साइज होगी उतनी ही ज़्यादा वैन डर वाल फोर्स की संभावना उतनी ही ज़्यादा होगी। ठीक है, अब जो वैन डर वाल फोर्स बनेगा, वैन डर वाल फोर्स नेगेटिव और पॉजिटिव में बनता है। ठीक है, ये हो गया डायपोलर। जब इलेक्ट्रॉन एटम साइज जितनी ज़्यादा बड़ी होगी उसमें इलेक्ट्रॉन उतने ज़्यादा होंगे, तो ये फोर्स लग रहा है। तो जब ये नॉन स्पेसिफिक हो गया तो ये प्लस और माइनस, अब ये दूसरे को अटैक करेंगे। जो ये डिस्टेंस होगी इनमें, इसको बोलते हैं वैन डर वाल कॉन्टैक्ट डिस्टेंस। ये होती है 6 नैनोमीटर के समथिंग। ठीक है, तो ये हो गया वैन डर वाल फोर्स के बारे में। अब हम बात करते हैं बॉन्ड स्ट्रेंथ। बॉन्ड स्ट्रेंथ का हम ऑर्डर देखते हैं कि बॉन्ड स्ट्रेंथ का जो ऑर्डर होता है वो कैसे होता है। बॉन्ड स्ट्रेंथ, अब मैंने आपको बताया कि जो वैन डर वाल फोर्स होते हैं वो सबसे वीकेस्ट होते हैं, और जो कोवैलेंट बॉन्ड है वो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट बॉन्ड होता है। तो हम लिख देंगे सबसे पहले कोवैलेंट बॉन्ड। ठीक है, कोवैलेंट बॉन्ड हो गया सबसे पहले। फिर आयोनिक बॉन्ड सेकंड, और थर्ड वन इज हाइड्रोफोबिक फोर्स। थर्ड वन इज हाइड्रोफोबिक फोर्स। एंड लास्ट कौन सा होता है, एंड लास्ट एक होता है हाइड्रोजन। हाइड्रोफोबिक फोर्स के बाद में आता है हाइड्रोजन बॉन्ड। ठीक है, और लास्ट होता है वैन डर वाल फोर्स। तो इनमें बॉन्ड का कुछ ऐसा ऑर्डर होता है। हम ये सब स्ट्रक्चर इसीलिए पढ़ रहे हैं कि जब हम प्रोटीन के स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ेंगे तो उसमें प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्जरी और ये सब स्ट्रक्चर आएंगी। तो प्राइमरी स्ट्रक्चर में हम देखेंगे कि उसमें अमीनो एसिड आपस में जुड़कर पेप्टाइड बॉन्ड बनाते हैं। तो वो पेप्टाइड बॉन्ड कौन सा बॉन्ड हो गया, पेप्टाइड बॉन्ड एक कोवेलेंट बॉन्ड है जो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट बॉन्ड होता है। तो इसीलिए हम इन सब बॉन्ड्स के बारे में पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो बॉन्ड स्ट्रेंथ के बारे में हमने देखा। अब हम देखेंगे कि प्रोटीन में विटामिन और जो न्यूक्लिक एसिड होते हैं, कार्बोहाइड्रेट होते हैं, उनमें कौन कौन से बॉन्ड पाए जाते हैं। ठीक है, तो हम देखते हैं बॉन्ड इन प्रोटीन में देखते हैं। पहले प्रोटीन में बॉन्ड देखते हैं हम। पहला देखते हैं स्ट्रॉन्गेस्ट बॉन्ड और दूसरा देखते हैं वीकेस्ट। मतलब दोनों तरह के बॉन्ड होंगे इसमें। पहला देखेंगे स्ट्रॉन्ग बॉन्ड कौन सा है, वीक बेस्ट बॉन्ड कौन सा है। तो
मैंने आपको बताया कि स्ट्रॉन्ग बॉन्ड वो होगा कोवेलेंट बॉन्ड, और कोवेलेंट बॉन्ड होता है जहाँ नाम दे दिया हो किसी बॉन्ड का, ठीक है, हीट हो, एंजाइम हो, वो सब कौन से बॉन्ड हो गए, कोवेलेंट बॉन्ड। तो स्ट्रॉन्गेस्ट बॉन्ड में आ गया पहला पेप्टाइड बॉन्ड, पेप्टाइड बॉन्ड, ठीक है, हम पेप्टाइड बॉन्ड के बारे में पढ़ेंगे आगे चलकर। और दूसरा आता है इसमें डाइसल्फाइड, डाइसल्फाइड, डाइसल्फाइड बॉन्ड। डाइसल्फाइड बॉन्ड कौन सा होता है, डाइसल्फाइड बॉन्ड वो एक अमीनो एसिड होता है, एक अमीनो एसिड होता है सिस्टीन, सिस्टीन में एसएच ग्रुप होता है, जो कि एसएच ग्रुप होता है जो दो सिस्टीन आपस में सल्फर के द्वारा डाइसल्फाइड बॉन्ड बनाते हैं। तो ये दोनों हो गए पेप्टाइड बॉन्ड, और डाइसल्फाइड बॉन्ड हो गए स्ट्रॉन्गेस्ट बॉन्ड। और जो वीकेस्ट बॉन्ड होता है वो हो गया, आपको बताया मैंने प्रोटीन में हाइड्रोजन बॉन्ड, जो कहाँ होता है, सेकेंडरी स्ट्रक्चर में, ठीक है। और एक हो गया हाइड्रोफोबिक, जो कहाँ होता है, प्रेजेंस ऑफ वाटर, वाटर की प्रेजेंस में, ठीक है। तो ये हो गया हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन। ठीक है, तो बॉन्ड इन प्रोटीन में हमने देखा। अब हम देखते हैं बॉन्ड इन न्यूक्लिक एसिड, बॉन्ड इन न्यूक्लिक एसिड, हम बॉन्ड इन न्यूक्लिक एसिड के में देखते हैं, ठीक है। तो बॉन्ड इन न्यूक्लिक एसिड, बॉन्ड इन न्यूक्लिक एसिड में हम देखते हैं न्यूक्लिक एसिड में कौन कौन से होते हैं। आपको पता है कि जो बेस है वो शुगर से ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड से जुड़ती है, उसमें फास्फोडाइएस्टर बॉन्ड पाया जाता है डीएनए में, और हाइड्रोजन बॉन्ड होता है। तो ये सब बॉन्ड्स किस में होते हैं, न्यूक्लिक एसिड में। तो न्यूक्लिक एसिड में हम दोनों देखेंगे, स्ट्रॉन्गेस्ट बॉन्ड भी देखेंगे और वीकेस्ट बॉन्ड भी देखेंगे। तो न्यूक्लिक एसिड में पहला हो गया स्ट्रॉन्गेस्ट बॉन्ड, एंड सेकंड हो गया वीकेस्ट बॉन्ड, ठीक है। अब स्ट्रॉन्गेस्ट बॉन्ड में वही कोवेलेंट बॉन्ड, वही जो नाम दे दिया, अब नाम दे दिया आपसे, आपको पता है कि कौन सा है, ग्लाइकोसिडिक, ग्लाइकोसिडिक, ठीक है, फास्फोडाइएस्टर बॉन्ड, ठीक है, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड हो गया, फास्फोडाइएस्टर बॉन्ड हो गया, एस्टर बॉन्ड हो गया, एस्टर बॉन्ड हो गया। वीकेस्ट बॉन्ड कौन सा होता है, एटीजीसी, एटी पेयर विथ थाइमिन विद द हेल्प ऑफ डबल हाइड्रोजन बॉन्ड, एंड जीसी में ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड, ठीक है, इसमें ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड। अब हम देखेंगे बॉन्ड इन कार्बोहाइड्रेट, बॉन्ड इन कार्बोहाइड्रेट, बॉन्ड इन कार्बोहाइड्रेट, ठीक। तो कार्बोहाइड्रेट में भी ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड पाया जाता है, उसमें वीकेस्ट बॉन्ड और स्ट्रॉन्गेस्ट बॉन्ड दोनों के बारे में पढ़ेंगे। तो कार्बोहाइड्रेट में जो बॉन्ड पाया जाता है स्ट्रॉन्गेस्ट कौन सा होता है, एक ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड होता है, और दूसरा कौन सा होता है, एस्टर बॉन्ड। इसमें होता है ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड एंड एक होता है एस्टर बॉन्ड, ठीक है। ये दोनों बॉन्ड हो गए इसमें। अब हमने बॉन्ड्स के बारे में पढ़ लिया। लिपिड में, अब लिपिड में एक है रह गया लिपिड, ठीक है। तो लिपिड में भी कौन सा होता है, एस्टर बॉन्ड, लिपिड में भी कौन सा बॉन्ड होता है, एस्टर बॉन्ड, ठीक है। और कौन सा होता है, फॉस्फोएस्टर बॉन्ड, फॉस्फोएस्टर बॉन्ड, ये लिपिड में बॉन्ड होते हैं। तो हमने देखा कि बायोलॉजिकल सिस्टम में जो हमने जो केमिकल्स पढ़े थे, केमिस्ट्री पढ़ी थी, उन एटम की कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन और बाकी जितने भी केमिकल्स हैं उन सब की केमिस्ट्री पढ़ी। तो उनमें जो इंटरेक्शन होता है, उनमें जो बॉन्ड होता है वो किस प्रकार से होता है, उनमें कैसे कैसे बॉन्ड होते हैं, और जिसके कारण वो एक पूरा मॉलिक्यूल्स बनाते हैं।
तो वो हमने देखा कि जो ये केमिकल्स आपस में मिलकर अमीनो एसिड, लिपिड, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन, इन सब का फॉर्मेशन करते हैं। तो वो सब आपस में जब जुड़ेंगे, जब आपस में बॉन्ड करेंगे, तभी तो उनका फॉर्मेशन होगा। तो हमने देखा कि उनमें किन किन टाइप का इंटरेक्शन हो सकता है और कौन सा इंटरेक्शन मजबूत है, कौन सा इंटरेक्शन थोड़ा वीक है। ठीक है, तो हमने उन सब के बारे में पढ़ा। अब हम शुरू करते हैं अमीनो एसिड्स। ठीक है, अब हम शुरू करते हैं आपकी यूनिट 1 का पहला टॉपिक हो गया अमीनो एसिड्स। यूनिट 1 का पहला टॉपिक अमीनो एसिड्स। ठीक है, मैं इसको थोड़ा बड़ा लिख देता हूं। अमीनो एसिड्स। अमीनो एसिड्स क्या होता है? इसका आपको जनरल पता होगा कि जो प्रोटीन होते हैं वो किससे मिलकर बने होते हैं? वो मिलकर बने होते हैं अमीनो एसिड्स से। ठीक है, तो इसमें नाम से पता चल रहा है अमीनो एसिड्स। अमीनो एसिड्स मतलब इसमें 2 ग्रुप होंगे। 2 ग्रुप कौन कौन से होंगे? एक तो होगा अमीनो ग्रुप और एक एसिड्स ग्रुप। एसिड वाला कौन सा ग्रुप होता है? COOH, यानी कि कार्बोक्सिलिक ग्रुप। ठीक है, इसमें होगा कार्बोक्सिलिक ग्रुप और एक होगा अमीनो ग्रुप। ये दोनों ग्रुप होंगे। अमीनो एसिड्स में 2 ग्रुप होंगे, एक तो अमीनो ग्रुप और एक कार्बोक्सिलिक ग्रुप। ठीक है, अभी हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, इसमें H निकाल देंगे और ये H इसके पास आ जाएगा NH3+। मतलब कैसे भी इन दोनों तरीके से लिख सकते हैं इनको। तो ये हो गया अमीनो एसिड्स। तो अमीनो एसिड्स का हम सबसे पहले देखते हैं उसकी जनरल इंट्रोडक्शन। तो अमीनो एसिड्स में 2 ग्रुप होते हैं, एक अमीनो ग्रुप, एक कार्बोक्सिलिक ग्रुप। ठीक है, तो हम एक बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ अमीनो एसिड बनाते हैं कि जो जनरल अमीनो एसिड होता है उनकी स्ट्रक्चर क्या होती है। सबसे जनरल अमीनो एसिड कौन सा होता है? सबसे जनरल अमीनो एसिड्स होता है ग्लाइसिन। सबसे होता है जनरल ग्लाइसिन। बट हम एक ढांचा बनाते हैं, एक बेसिक बनाते हैं, उसकी स्ट्रक्चर बनाते हैं, फिर हम उसके बाद में जो जितने भी सारे अमीनो एसिड्स हैं उन सब की स्टडी करेंगे। तो हम एक अमीनो एसिड की जनरल बनाते हैं। तो अमीनो एसिड्स की स्ट्रक्चर याद रखना थोड़ा मुश्किल काम है क्योंकि उसमें काफ़ी सारे हैं, बट हम उसको इतनी सिंपल वे में पढ़ेंगे कि अमीनो एसिड्स हमें आसानी से याद हो जाए। तो बनाते हैं हम। ध्यान रहे कि सबसे पहले बनाने के लिए अमीनो एसिड, कोई सा भी अमीनो एसिड बनाओ उसमें सबसे पहले क्या लिखो? NCC लिखो, NCC। ठीक है, आपको पता है NCC हो गया। अब इनके बीच में बॉन्ड बना दो, क्योंकि बॉन्ड बनाएंगे तभी तो ये आपस में जुड़ेंगे, तभी तो अमीनो एसिड बनेगा एक पूरा। ठीक है, अब हमने कहा है कि अमीनो एसिड्स मतलब इसमें 2 ग्रुप होते हैं, एक अमीनो एक एसिड्स। तो हमने बनाया एसिड ग्रुप। ठीक है, हमने बनाया अमीनो ग्रुप। हमने बनाया कौन सा ग्रुप? हमने बनाया अमीनो ग्रुप। ठीक है, हमने बनाया अमीनो ग्रुप, ये बनाया हमने। अब कार्बन की संयोजकता 4, ऊपर लगाया हाइड्रोजन, इधर लगाया R, मतलब एल्केन। तो ये हो गया जनरल एक अमीनो एसिड। इसमें एक अमीनो ग्रुप होता है, एक कार्बोक्सिलिक ग्रुप होता है। तो ये हो गया एक जनरल अमीनो एसिड। यहाँ पर R क्या है? R है एल्केन। R है एल्केन। R मतलब एल्केन है, तो इसमें एल्केन का मतलब हो गया इसमें नंबर ऑफ कार्बन जोड़ते जाओ। 1 जोड़ा मीथेन, 2 जोड़े एथेन, 3 जोड़ा प्रोपेन, 4 जोड़ा ब्यूटेन। तो इस प्रकार इसमें R एल्केन है। अब इस R पे ही सारे अमीनो एसिड, इस R पे ही, इस R के स्ट्रक्चर के बेसिस पर बहुत सारे अमीनो एसिड बनाएंगे।
इस R के बेसिस पर बहुत सारे अमीनो एसिड्स बनाएंगे। ठीक है, ये जनरल हो गया। अमीनो ग्रुप होता है, इसमें कार्बोक्सिलिक ग्रुप होता है, और जी ये R की पोजीशन है, यहीं पे ये एल्केन ग्रुप जुड़ते जाएंगे, एलिफेटिक और एरोमेटिक सब जुड़ते जाएंगे, और यहीं से सभी अमीनो एसिड का डेरिवेशन होगा। तो हम उसके बारे में पढ़ेंगे कि सारे स्ट्रक्चर अमीनो एसिड की क्या क्या हैं। ठीक है, उससे पहले हम अमीनो एसिड का कुछ जनरल इंट्रोडक्शन देखते हैं कि जनरल क्या है। जनरल इंट्रो, DUCTION, इंट्रोडक्शन, जनरल इंट्रोडक्शन देखते हैं। अभी तक मोर देन 300 डिफरेंट टाइप के अमीनो एसिड्स देखे जा चुके हैं। ठीक है, मतलब 300 टाइप के अमीनो एसिड हमने देख चुके हैं, मिल चुके हैं हमें। लेकिन जो हमारी बॉडी है उसके लिए 22 अमीनो एसिड्स होते हैं, वो ज़्यादा, मतलब उनकी ज़्यादा हमें रिक्वायरमेंट होती है। वो 22 अमीनो एसिड है, हम उन सब के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, जो ये अमीनो एसिड है ये एम्पीफैथिक नेचर के होंगे। एम्पीफैथिक नेचर का मतलब क्या होता है? एम्पीफैथिक मतलब उभयधर्मी। अब हमने देखा कि इसकी स्ट्रक्चर बनाई थी हमने NCC, इधर कार्बन बनाया, इधर एल्केन बनाया। आपको पता है CO कार्बोक्सिलिक ग्रुप है, तो ये इस पर क्या होता है? नेगेटिव चार्ज, मतलब COO माइनस, और अमीनो इस पे होता है NH3 प्लस, अमीनो ग्रुप पे प्लस चार्ज। तो ये एम्पीफैथिक नेचर का होता है का अमीनो एसिड एम्पीफैथिक नेचर का होता है, मतलब उभयधर्मी होता है, उस पर पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों चार्ज होते हैं। जब पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज होगा तो ये उभयधर्मी हो जाएगा, एम्पीफैथिक नेचर का होगा। ठीक है, अब हम इसको देखेंगे, आगे पढ़ेंगे कि इसको ज्यूट्रायन भी कहते हैं। ठीक है, इसके बारे में हम आगे भी पढ़ेंगे। अब ये दो, एक अमीनो एसिड ये और दूसरा अमीनो एसिड सेम ऐसा, तो ये दोनों अमीनो एसिड आपस में पेप्टाइड बॉन्ड के द्वारा जुड़ जाते हैं और जुड़ के पॉलीपेप्टाइड बनाते हैं। ये तो दो हैं। अगर बहुत सारे अमीनो एसिड आपस में जुड़ जाएं, किसके द्वारा? पेप्टाइड बॉन्ड के द्वारा। पेप्टाइड बॉन्ड क्या है? कोवेलेंट बॉन्ड। तो क्या बनाता है? पॉलीपेप्टाइड। और पॉलीपेप्टाइड को ही हम क्या बोलते हैं? प्रोटीन। पॉलीपेप्टाइड को ही बोलते हैं हम प्रोटीन। जो प्रोटीन वर्ड किसने दिया था? प्रोटीन वर्ड दिया था बर्जीलियस ने। ठीक है, 1988 में 1988 में प्रोटीन वर्ड बर्जीलियस ने दिया था। ठीक है, तो ये हो गया प्रोटीन। और आपको पता है जो प्रोटीन होता है जो अमीनो एसिड से बना, और ये प्रोटीन हमारी बॉडी का सेंटर पार्ट होता है। मतलब कि जितनी भी बहुत सारी चीज़ें, अधिकांश पार्ट 96 से, मतलब कह सकते हैं कि अधिकांश जो पार्ट है वो प्रोटीन ही बनाता है। तो ये प्रोटीन हो गया सेंटर, हमारी बॉडी का सेंटर हो गया। ठीक है, तो अमीनो एसिड पेप्टाइड बॉन्ड और क्या बना देगा? प्रोटीन। पेप्टाइड बॉन्ड और क्या बना देगा? प्रोटीन। ठीक है, ये बना देगा प्रोटीन। अब प्रोटीन, अब हमने इसकी स्ट्रक्चर देखी थी अमीनो एसिड की, उसमें ऐसे देखा था NCC, कार्बन, नाइट्रोजन कार्बन और COOH ग्रुप, कार्बोक्सिलिक ग्रुप। तो जो ये केमिकल्स थे वो सब केमिकल रिएक्शन हो रही थी, वो केमिकल्स थे NCC। तो अधिकांश पार्ट आपको पता लग गया ना कि अब कैसे CHON ये सबसे ज़्यादा पार्ट बनाते हैं हमारी बॉडी का, 96%, बाकी 3%, बाकी 1%। तो ये 96% बना रहे हैं। तो ये इनसे क्या मिलकर बना होता है? अमीनो एसिड, जो क्या बनाता है? प्रोटीन। और प्रोटीन हमारा सेंटर होता है बॉडी का। ठीक है, ये डिफरेंट टाइप के अमीनो एसिड, बहुत सारे अमीनो एसिड अलग अलग टाइप के, इनमें अलग अलग वेरिएशन होता है ऑन द बेसिस ऑफ R एल्केन ग्रुप। तो ये आपस में मिलकर क्या बना देंगे? पेप्टाइड बॉन्ड की हेल्प से प्रोटीन। ठीक है, ये प्रोटीन बना देंगे। और हमने देखा कि प्रोटीन पे पॉजिटिव चार्ज हो सकता है, प्रोटीन पे नेगेटिव चार्ज हो सकता है, और प्रोटीन न्यूट्रल होता है। हम सब पढ़ेंगे कौन सा प्रोटीन पॉजिटिव चार्ज है, कौन से प्रोटीन पे नेगेटिव चार्ज है, कौन से प्रोटीन पे न्यूट्रल चार्ज है। अब
मैं प्रोटीन बोल रहा हूँ, मतलब चार्ज तो किस पे होगा, अमीनो एसिड पे, क्योंकि ये प्रोटीन किससे मिलकर बना होता है, अमीनो एसिड से, विद द हेल्प ऑफ पेप्टाइड बॉन्ड। तो ये अमीनो एसिड्स के बारे में है कि कुछ अमीनो एसिड्स के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होते हैं, कुछ अमीनो एसिड के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है, और कुछ अमीनो एसिड न्यूट्रल होते हैं। ठीक है। और जो हमारी बॉडी है हमारी ह्यूमन बॉडी, इसमें एल टाइप के अमीनो एसिड होते हैं। कौन से? एल टाइप के अमीनो एसिड। अब आप सोच रहे होंगे कि एल टाइप के अमीनो एसिड कैसे, हम आगे चल